दोस्तों आप सभी जानते हैं टाइम इज़ मनी। हम आपका जरा सा भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए पहला प्रश्न है आपका, कौन सा गुण प्रायः धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। धातुएं माने मेटल्स, तो मेटल्स के द्वारा बच्चों चमकहीनता प्रदर्शित नहीं होती, माने वो चमकहीनता माने उनमें चमक नहीं होती। ये देखो ये ऑप्शन क्या कह रहा है, चमकहीनता नहीं होती, ये तो गलत है, बल्कि धातुओं में चमक होती है। तो धातुओं के गुण भी आपसे पूछ ले कभी, तो धातुएं बच्चों विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं में ध्वनिक प्रकृति होती है, माने धातुओं को एक दूसरे से टकराते हैं तो आवाज़ आती है, जिसको सोनोरस भी बोलते हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसके द्वारा बच्चों तार बनाए जाते हैं। धातुओं को खींच करके उसके तार बना सकते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। लेकिन चमकहीनता नहीं होती है, चमकहीनता बच्चों अधातुओं में होती है। लेकिन अधातु की बात करें तो ग्रेफाइट में चमक होती है, तो अपवाद तो है, लेकिन जो अधिकतर गुण देखा जाता है उससे अपन आंसर निकालते हैं। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। यहाँ देखो खींचना, खींचना माना होता है बच्चों तानना, खींचना माना तानना। तो जैसे कि आपका तांबा हो गया, तांबा हो गया तो तांबे को खींचा तो तार बन गया, खींचा माना ताना। तो इसका जो है पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता बच्चों तन्यता कहलाती है। और सबसे ज़्यादा तन्यता की बात करें बच्चों तो सोने में होती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, आघात वर्धनीयता क्या होती है। जब बच्चों धातुओं को पीट करके माने आघात कर करके पतली चादर बना सकते हैं तो आघात वर्धनीयता कहते हैं। और बाकी हमने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो ये आपका करेक्ट, आपका इसमें डी आंसर है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु युगल विस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। युगल विस्थापन अभिक्रिया कौन दिखाता है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु युगल विस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखो लोहे का बर्तन है, सभी जानते हैं, उनमें जंग लग जाती है, इनको कैसे बचा सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा हो कि तो पुराने ज़माने में क्या है, ग्रीस लगा कर के भी जंग से बचा लेते हैं, पेंट लगा कर भी बचा लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो प्रश्न में लिखा है उपयुक्त, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं। देखो ये तीनों विधि हैं। अगर आप कोई लिखने वाला उत्तर हो, कॉपी में उत्तर लिखेंगे तो आपको तीनों लिखने पड़ेंगे, जब आपको 3 नंबर मिलेंगे जब लिखने वाली बात हो। लेकिन यहाँ ऑप्शन वाली बात है, सबसे उपयुक्त पूछा है तो सबसे उपयुक्त बच्चों अपना सी जो ऑप्शन है, जिंक की परत चढ़ाकर, जिसको बच्चों गैल्वेनीकरण कहते हैं, एसद लेपन कहते हैं, क्या बोलते हैं यसद। देखो ये नाम आपको बच्चों पता होना चाहिए, एसद लेपन, इसको गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, गैल्वेनीकरण। ये क्या हो गया, मैंने लोहे के बर्तनों पर जस्ता की कलाई करना गैल्वेनीकरण या एसद लेपन कहलाता है, ठीक है। अब जो 3 ऑप्शन है, शुरू के 2 ऑप्शन हैं, ये बच्चों इसलिए गलत हो जाते हैं, उपयुक्त इसलिए नहीं है, कुछ समय बाद अपने आप ग्रीस जो है वहाँ से निकल जाती है, पेंट भी देखो ये निकल जाता है। लेकिन जस्ती के पर चढ़ा करके जब वो बर्तन आप मिलता है आपको तो काफ़ी समय तक बच्चों वो खराब नहीं होता है, ठीक है। उपयुक्त ध्यान रखना है, उपयुक्त ध्यान रखना। अगर उपयुक्त नहीं होता तो आप डी भी इसका सही कर सकते थे। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, तो यह तत्व बच्चों आपका हो सकता है कैल्शियम। यह क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। और कैल्शियम का संकेत सी होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक बच्चों इसका 20 है, परमाणु भार इसका 40 है, ठीक है। इससे एक प्रश्न बनता है हमेशा समभारक का कि 18 आर्गन 40, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये समभारक हैं, क्योंकि इनका जो परमाणु भार है ऊपर दिख रहा है आपको, ये समान है, तो ये समभारक होते हैं। अगर बच्चों ये संख्या समान होती है तो उसे समस्थानिक बोलते हैं, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय, यहाँ समझना बात, तो अभी लोहे के बर्तन थे, घर के बर्तन वाली बात थी, ठीक है। लेकिन ये खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय, यहाँ बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी ऊपर जो प्रश्न था उसमें लिखा था कि जिंक की परत चढ़ा दो,
अब यहाँ लिखा है जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों किया जाता है? तो ये भी अब बात समझो कि बच्चे जिंक होता है बहुत क्रियाशील होता है, मतलब बहुत क्रियाशील होता है। आपको पता है आपके घर में जो शुष्क सेलें हैं, रिमोट की सेलें हैं, वो जिंक से बनी होती हैं। टिन थोड़ा कम क्रियाशील है। तो ये बात कहाँ लिखी है? देखते हैं। टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो सी ऑप्शन में देखो, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ये देखो, ये लिखा है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अच्छा, आपको पता है टिन पर और क्या प्रश्न बनता है? टिन पर ये प्रश्न बनता है कि कांसा किससे बनता है? कांसा किससे बनता है? तो ध्यान देना बच्चों, जो कांसा होता है बच्चों, ये कापर से और टिन से बनता है। कापर से और टिन से बनता है, माने Cu और Sn से आपका टिन बनता है। अच्छा, जिंक से भी प्रश्न बनता है। तो बच्चों जो आपका कापर है और आपका जस्ता है, कापर और जस्ता से बच्चों पीतल बनता है, कापर जस्ता से पीतल बनता है। ये भी देखो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, तो देखो अपन ने अधिकतर क्या पढ़ा है कि धातुएं बच्चों ठोस होती हैं। धातुएं बच्चों क्या कैसे होती हैं? ठोस होती हैं। अधिकतर अपन नहीं पढ़ा है, लेकिन अपवाद होते हैं। तो बच्चों जो आवर्त सारणी है मेंडलीव की या कहें अपन मोसले की जो आवर्त सारणी है, तो जो मरकरी पारा है जिसका संकेत Hg है, ये धातु होते हुए बच्चों द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु होती हुई भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि अपन ने अंतर याद करे थे धातु अधातु में। तो धातुएं ठोस होती हैं, अपन ने याद किया था, लेकिन अपवाद तो हर चीज़ में होते हैं। अब बच्चों अच्छा बताओ, जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं बच्चों ठोस होती हैं, द्रव होती हैं, गैसें होती हैं। तो ऐसा भी प्रश्न बनता है कि ऐसी अधातु बताओ जो द्रव होती है। तो बच्चों ऐसी अधातु आपकी ब्रोमीन है, ऐसी अधातु आपकी ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी धातु बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका मरकरी आंसर। ऐसी अधातु बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका ब्रोमीन आंसर है। तो इस तरीके से आपको घुमाते हैं और आप कन्फ्यूज भी हो जाते हो। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, देखो सबसे अधिक क्रियाशील बच्चों देखा जाए क्रियाशीलता के आधार पर, तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, पोटेशियम के बाद बच्चों सोडियम क्रियाशील है। अब यहाँ पोटेशियम उनने दिया नहीं है, तो आपका सोडियम है, या सोडियम है, बहुत क्रियाशील है। स्कूल में आपने इस पर जादू नहीं विज्ञान है प्रयोग किए होंगे। तो नारियल होता है, उसमें सोडियम भर देते हैं, फिर अपन उस पर पानी खींचते हैं तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो समझ गए। अगर पोटेशियम नहीं दिया है इसलिए आपका सोडियम सही है। अगर पोटेशियम दिया होता तो आपका पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील में यहाँ पर आ जाता। यहाँ पर आप देख रहे होंगे धातुएं, प्रायः जो धातुएं होती हैं, धातुएं कौन सी होती हैं? आपका सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, आपके अपने आसपास देख लो, लोहा है। ठीक है, लोहा कहाँ है? बर्तन होंगे। चांदी क्या है? आपकी मम्मी के आभूषण होंगे। सोना भी आभूषण होगा। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम के आप घर में डोरी हो सकती है, तांबे की डोरी हो सकती है। सब क्या धातुएं हैं। तो धातुएं हैं बच्चों, तो देखो ये ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। आप घर में खाना बनाते हो तो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। चमचा देखो, अगर तुमने उसमें छोड़ दिया बर्तन में, तो पूरा चमचा गर्म हो जाता है। तो क्या हुआ? उसे बोलते हैं सुचालक। विद्युत की सुचालक माना उसमें करंट बहता है, एल्यूमिनियम के तार होते हैं, तांबे के तार होते हैं। तो बच्चों धातुएं होती हैं, अधिकतर की बात कर रहा है कि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अब प्रश्न है कि धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है। बिल्कुल सही बात है। माने बच्चों आपके घर में या किसी के घर में आपने पत्ता देखे होंगे, या कोई प्लेट देखी होगी, हैं प्लेटें देखी होंगी, या फिर अनाज रखने का ड्रम देखा होगा। तो माने बात कर रहे हैं जो धातुएं होती हैं बच्चों, जैसे कि आपके पास लोहा है, आपके पास स्टील है, उन पर आघात करते जाओ, माने उसको पीटते जाओ तो वो फैलती जाती हैं, पतली परत बना लेती हैं। तो वो गई आघात वर्धनीयता। प्रश्न भी आता है कि आघात वर्धनीयता से क्या बनाते हैं? चादर बनाते हैं। अब तन्यता का गुण होता है, सही बात है, धातुओं को तानते जाओ तो तार बन जाएगा, माने डोरी बन जाएगी गाँव की भाषा में। तो ये धातुओं का गुण है। कभी बच्चों ऐसा अधातुओं में नहीं होता। अधातुएं बच्चों जो प्रायः भंगुर होती हैं,
आप कहोगे सर हमने आज तक सुना नहीं, भंगुर क्या होती हैं, तो समझो। तो हमेशा अधातु का उत्तर निकालोगे बच्चों तो कार्बन को मानक मानना, कार्बन ही मानना कि हम अधातु पढ़ रहे हैं। आपको सब कार्बन से कैसे माना, कार्बन को सोच करके उत्तर निकालना, एक भी उस क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कार्बन माना कोयला, कोयला लाओ, उसको क्या हथौड़े से थोड़ा पीटो तो क्या हो जाएगा, वो छार छार हो जाएगा, क्योंकि वो भंगुर होता है, छार छार हो जाएगा, बिखर जाएगा, उसे बोलते हैं भंगुर। ठीक है, जैसे कि आप कोई ऐसा पदार्थ आपके पास है कि इसे आपने बूंदी के लड्डू बनाए होंगे, आपने बूंदी के लड्डू हाथ में लिया और वो एकदम बिखर गया, पकड़ में नहीं आया। तो जब कोई वस्तु एक दूसरे से अलग हो जाए, अपने अपने आप के कणों से अलग हो जाए जल्दी से जल्दी, तो वो भंगुर होती है, माने छार छार होना, तुरंत छार छार होना। तो ऐसा गुण बच्चों अधातुओं का होता है। आपका अवसर अधातुएं कितनी है, अधातुएं कितनी है, तो आवर्त सारणी जो है बच्चों दाहिनी तरफ माने पी ब्लॉक में जो तत्व हैं वो अधातुएं हैं। इन पर भी जब प्रश्न आएगा हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। अधातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, बिल्कुल सही बात, इनमें करंट नहीं बहता है। अब कहोगे सर हमने तो सुना था कि जो आयोडीन है वो अधातु है, और यहाँ पर हमने तो सुना था सर कि जो ग्रेफाइट है, जो हमने सर सुना था कि जो ग्रेफाइट है ये अधातु होती है, और बच्चों ये तो इससे तो बैटरी बनती है, इससे तो बैटरी बनती है, और आपकी पेंसिल भी बनती है, और शौचालय की भी होती है, फैक्ट्रियों में बहुत काम आती है ग्रेफाइट। और आप कह रहे हो कि सर अधातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, ग्रेफाइट शौचालक होती है। तो हाँ बच्चों एक दो अपवाद होते हैं, एक दो अपवाद होते हैं, बोल चुके ना आपसे हम। तो बच्चों ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट के अलावा जितनी भी अधातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़ करके जितनी भी अधातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। बात को गांठ बांध लो। पारा का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता। अब एक नई चीज़ क्या आ गई, पारा माना बच्चों मरकरी, धातु है, द्रवावस्था में मिलती है, ये ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। पारा है बहुत अच्छा सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग थर्मामीटर होते हैं डॉक्टर के पास, उनमें इसका यूज होता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, तो बैरोमीटर में भी पारा भरा रहता है। तो पारा का जो उपयोग है थर्मामीटर और वायुमंडलीय दाब मापने वाली जो मशीन है बैरोमीटर, उसमें इसका यूज किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, अति क्रियाशील धातुएं हैं, इम्पोर्टेंट है। बच्चों पोटेशियम है आपका, बच्चों जो आपका सोडियम है, जो बच्चों आपका मैग्नीशियम है, ये अति क्रियाशील धातुएं हैं, ये बहुत ही जल्दी क्रिया करती है। आपने दीपावली में जो फुलझड़ी चलाई होगी, फुलझड़ी, वो बच्चों फुलझड़ी अक्षर में क्या है, मैग्नीशियम ही है। अब बच्चों अगला प्रश्न है आपका कि दो धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो दो धातुएं हैं, उनका समांगी मिश्रण है, उनको मिश्रातु कहते हैं। पुराने ज़माने में मिश्र धातु बोलते थे, नई एनसीईआरटी की किताबें आ गई उनमें मिश्रातु लिखा हुआ है, उनमें नई किताबों में मिश्रातु लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कांसा। कांसे के बर्तन बहुत खनकते हैं, पता हो तो कांसा जो है बच्चों, कांसे के बर्तन किससे बने होते हैं, तो कांसे के बर्तन कापर से बच्चों और टिन से बने होते हैं। पीतल की बात करते हैं तो पीतल के बर्तन बच्चों कापर और जस्ता से बने होते हैं। अच्छा, घर में आपके जो बर्तन है खाना खाते हो उसे स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, वो किससे बने होते हैं। ठीक है, अब उसकी बहुत बड़ी समस्या है, लोहा, क्रोमियम और निकल। अब क्रोमियम सही लिखते नहीं, कहोगे सर एक हमसे गलत हो गया, एक क्रोमियम हो गया, एक निकल हो गया। अब कई किताबों में इतना ही लिखा हुआ है लोहा, क्रोमियम, निकल। कई किताबों में बच्चों क्या है, कापर भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। तो अब आप सोचना है कि आपका इसका आंसर क्या सही हो सकता है। मुझसे पूछा जाए तो इसका आंसर हम लोहा, क्रोमियम और निकल वाला ही आपको बताएंगे। अब प्रश्न बच्चों के धातुओं के ऑक्साइड, धातुएं हमने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट धातुएं आपको बता दे रहा है, जबकि सोडियम आपकी इंपॉर्टेंट परीक्षा में प्रश्न बनता है, पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, लोहा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी देखो बच्चों चांदी इंपॉर्टेंट है, चांदी इंपॉर्टेंट है,
कापर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एल्यूमिनियम इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो लिखा है प्रश्न यहाँ के धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। अब चलो सोडियम का बना करके देखते हैं। कौन नहीं जानता इसको बच्चों, NaOH को कौन नहीं जानता? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? ये क्षार होता है, ये क्षार होता है, ठीक है। अरे बच्चों इसको कौन नहीं जानता? MgOH कौन नहीं जानता? ये एंटासिड है, ये अम्लता दूर करता है। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो बच्चों ये क्षार की प्रकृति के होते हैं। अब आपने सुना होगा क्षार और अम्ल, अगर बच्चों पेट में क्या हो जाए, एसिडिटी हो जाए, माने खट्टी डकारें आवें तो उसको क्या पिला देंगे अपन? उसको अपन पिला देंगे MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिला देंगे। तो ये क्या है? धातु है। ये क्योंकि बच्चों ये क्षार है। ये क्या है? क्षार है। और एसिडिटी माने अम्लता, माने ये क्या है बच्चों? एसिड, पेट में आपकी एसिड बन गई। एसिड और क्षार क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, लवण और जल बन जाता है। तो जिस किसी को एसिडिटी होती है उसको MgOH2 का घोल पिला देते हैं तो वो स्वस्थ हो जाता। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा है, क्रोमियम है, निकल मिला होता है? तो बिल्कुल मिला होता है। लोहा, क्रोमियम, निकल मिला होता है। लोहा का संकेत पता है आपको, क्रोमियम का भी पता है और निकल का भी पता है। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। अधातुओं के ऑक्साइड की बात करें, अभी धातुओं के ऑक्साइड की बात कर रहे थे। तो अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। तो अगर आपने एक कोई पॉइंट याद कर लिया, दूसरा अपने आप बन जाता है। जैसे कि आपको याद था कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब प्रश्न आ गया अधातुओं के ऑक्साइड, तो आप कुछ तो सोच सकते हो कि जब धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो धातुओं के ऑक्साइड बच्चों प्रायः अम्लीय होते हैं। जैसे कि उदाहरण बात कर लेते हैं अपन। प्रश्न में पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? अम्लीय है। प्रश्न पूछा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है? अम्लीय है। इस पर परीक्षा में प्रश्न आया है। अब प्रश्न है बच्चों, सोने में सर्वाधिक तन्यता का गुण होता है। बच्चों जो आपकी अंगूठी होती है, हाथ में पहनते हैं, उंगली में पहनते हैं, उससे कम से कम बच्चों 3 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा। और बच्चों पता है उससे आप बल्ब भी जला सकते हो। सोच लो LED बल्ब जला लोगे उससे, क्योंकि बड़े बल्ब से वो तार जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा तार। तो सोचो जो सोना है इसलिए तो महंगा है। सोने में सर्वाधिक तन्यता माने सोने को सबसे अधिक, माने जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुओं में, सभी तत्वों में सबसे अधिक ताना जा सकता है तो वो आपका सोना है। सोना तो सोना है, कितना भी तान लो तन जाएगा। प्रश्न है कि आयोडीन है अधातु है? ठीक है, सही भूल चुके हैं हम कि आयोडीन है अधातु है लेकिन चमकीला है। आयोडीन है अधातु लेकिन जब भी चमकीला है। अधिकतर ये प्रश्न है कि अधातुएं जो होती हैं वो चमकीली नहीं होती हैं। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। अधातुएं जो होती हैं कैसी होती हैं? बिना चमक की होती हैं। लेकिन आयोडीन चमकीला है, ठीक है। आयोडीन की कमी से बच्चों घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से बच्चों पता है घेंगा रोग हो जाता है, इसलिए आयोडीन वाला नमक आपको खाना चाहिए। आयोडीन का संकेत भी आपको पता होना चाहिए, आई है। आयोडीन का संकेत आई है। ये कौन से समूह में रखी है आप रसायनी में? ये 17वें समूह में रखी है, जिसको हम फ्लोरीन, जिसको हम हेलोजन कहते हैं। तो माने जो आयोडीन है हेलोजन समूह में रखी है, ठीक है। अधातु है आयोडीन, फिर भी चमकीली होती है। अगला प्रश्न बच्चों कि ब्रोमीन द्रव अधातु है। पहले ही प्रश्न में हमने आपको बताया था कि ब्रोमीन है अधातु है और ये द्रव है। ब्रोमीन अधातु है, द्रव है। अब प्रश्न हमने इसको ऐसे भी समझा था कि द्रव धातु कौन सी है? यहाँ द्रव अधातु है, द्रव अधातु ब्रोमीन है, द्रव अधातु ब्रोमीन है। तो द्रव धातु कौन सी है? आप कमेंट कर सकते हैं, बता ही दे रहा है आपको, मरकरी है। मरकरी धातु है, माना पारा बोलते हैं उसे, वो धातु है और वो द्रव है। आपका प्रश्न है कि ग्रेफाइट है अधातु है, कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट है अधातु है, विद्युत की सुचालक होती है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बच्चों हीरा की बात कर लेते हैं। हीरा है बच्चों, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, एक कार्बन के अपर रूप है। बच्चों आपको पता है कार्बन माने कोयला। अपना शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, मतलब संसार में देखा जाए तो जितने भी जीव हैं, चाहे आप फल खा रहे हो, भोजन खा रहे हो, सब कार्बन से बने हैं, सब कोयले से बने हैं सब। क्योंकि जलाने के बाद बचता क्या है? कोयला। तो किससे बना था? वो कोयला से बनता है। तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है,
हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है बच्चों, एक कार्बन के अपर रूप हैं। किसके हैं ये बच्चों? सब कार्बन से ही बने हैं, एक कार्बन से ही बने। कार्बन बस अलग अलग रूपों में है। जब कोई एक तत्व बच्चों अलग अलग रूपों में पाया जाता है उसे कार्बन कहते हैं। कार्बन कभी हीरा के रूप में पाया जाता है, कभी ग्रेफाइट के रूप में, कभी फ्लोरीन के रूप में पाया जाता है कार्बन। अब प्रश्न बच्चों, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उनको ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। धातुओं की सतह बच्चों चमकदार होती है, ठीक है। यह गुण क्या कहलाता है? यह धात्विक चमक, धातुओं की चमक। इसमें क्या समस्या बताओ? धातुओं की चमक धात्विक चमक कहलाती है, सिंपल सी बात है बच्चों। यहाँ पर आप समझें, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया आपसे। ये पूछा गया है कि पारे की अन्य धातु से बनी मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। बच्चों कभी भी प्रश्न आ जाए, कोई भी आपको धातु मिले, उसमें बच्चों अगर आपको दिख रहा है कि Hg है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उस मिश्र धातु को अपन अमलगम बोलेंगे। अब प्रश्न है अयस्कों में। जो अयस्क होते हैं बच्चों, अयस्कों में अगर आपको मिट्टी और रेत, अयस्कों में आपको अगर मिट्टी रेत की अशुद्धियाँ दिखाई दें बच्चों तो ये गैंग कहलाती हैं। अब परीक्षा में प्रश्न ऐसे बनता है कि धात्विक अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं? तो गैंग कहलाती हैं। गैंग माने गिरोह, तो धात्विक अशुद्धियाँ बच्चों क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती हैं। तो अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियाँ गैंग कहलाती हैं। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जब कोई एक तत्व प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है तो उस गुण को अपर रूपता कहते हैं। अभी अपन ने कार्बन के अपर रूप देखे थे, 3 थे, एक हीरा था, एक ग्रेफाइट था, एक फ्लोरीन था। अब अगला जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया आपसे। कैसे पूछा गया कि बच्चों आपका प्लेटिनम है, प्लेटिनम माने ए प्लेटिनम हो गया, सोना आपको पता ही है, ये सोना हो गया, तांबा पता है, तांबा हो गया। ऐसी हैं जो प्रकृति में मुक्त स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माना ये शुद्ध अवस्था में मिलती हैं, इनको शुद्ध नहीं करना पड़ता, ये स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, इनमें जंग लगी हुई नहीं मिलती है। चाहे प्लेटिनम हो, चाहे सोना हो, चाहे कापर हो, प्लेटिनम सोना कापर, ये आपको प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं। अब बच्चों प्रश्न है कि धातु को उसके ऑक्साइड से अपचयन से प्राप्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, धातु को उसके ऑक्साइड से किस अभिक्रिया से प्राप्त किया था? अपचयन से प्राप्त किया था। सोना धातु माने गोल्ड की बात हो रही है, सोना धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती बच्चों, इसलिए तो महंगा है सोना। सोने में कभी जंग लगती देखी है? सोना चमकता रहता है, कई सालों तक चमकता रहता है, जो है चमकता रहता है। तो सोना धातु आसानी से बच्चों क्या है? संक्षारित नहीं होती है। सोना धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। अब प्रश्न है ऊष्मा की सुचालक धातुएं। अब प्रश्न है आपका कि ऊष्मा की सुचालक धातुएं, कितना सरल प्रश्न। ऊष्मा के सुचालक कौन कौन है? चांदी होती है, कापर, एल्यूमिनियम, सोना। ये भी पूछ लेते हैं कि ऊष्मा की सर्वाधिक सुचालक चांदी है बच्चों, Ag। चांदी का संकेत क्या है? Ag है बच्चों। अगर चांदी के तार बनने लगे, चांदी का पंखा भरने लगे तो जिंदगी भर नहीं फूकेगा आपका, तो ये आपका जिंदगी भर नहीं फूकेगा। लेकिन आप क्यों सर चांदी का पंखा भरवाते क्यों नहीं? आपने छत पर टांग दिया, ऊपर से छत को तोड़ फोड़ करके आपका पंखा ही ले जाएंगे। आपने कभी सुना होगा कि किसी घर में चोरी हो जाती है, माना छोटे छोटे थोड़े बहुत जेवर होते हैं वो चोरी हो जाते हैं। अगर चांदी का पंखा भाई साहब आपके घर में टंगा हो तो पता चल जाए, कभी बनवाना और प्रचार करना कि हमने चांदी का पंखा बनवाया है, ठीक है। तो चांदी ऊष्मा की और विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। अब बच्चों आपका ये प्रश्न, आपका ये नया प्रश्न यहाँ पर क्या है? ऊष्मा की 2 सुचालक धातुओं के नाम बता दो। ऊष्मा की 2 सुचालक धातुओं के नाम कोई भी बता दो, क्या दिक्कत है? तांबा है, सोना है। अब प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, मतलब मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं, यहाँ इंपॉर्टेंट है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के
यहाँ देखो समांगी मिश्रण, ये इंपॉर्टेंट है। समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। हम आपको कुछ ही दिनों में संपूर्ण केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं फिजिक्स आपको इस चैनल पर समझाने वाले हैं, बहुत कम शब्दों में। टाइम इज़ मनी, हम आपका टाइम जरा सा भी बर्बाद नहीं करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप। धन्यवाद।